फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद शुक्ला। आप सब कैसे हैं? टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत है। आज के विषय में विश्व के जलवायु प्रदेश की चर्चा करेंगे। यहां से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हों, जैसे आईएएस, पीसीएस, इसके अलावा एसएससी में भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट या उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जितने भी हैं, उनमें सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, इन सब की हम चर्चा करेंगे। यहां इसका एक प्रकार से यह कह लीजिए कि भूगोल का पूरा अध्ययन है। कहां किस प्रकार की जलवायु है, कहां कितना टेम्परेचर है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है, वर्षा के अनुसार किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, कहां पर मरुस्थल हैं, घास के मैदान, वो भी गर्म घास के मैदान, ठंडे घास के मैदान, इन सभी की हम चर्चा यहां पर करेंगे। आप लोग जान गए होंगे कि यहां किस तरह से क्वेश्चन टेट में भी पूछे जाते हैं, जैसे ठंडे घास के मैदान, गर्म घास के मैदान, और क्वेश्चन पूछने के तरीके कैसे हैं, कहां कितनी और किस प्रकार की वर्षा होती है, वर्षा में मानसूनी वर्षा की कहां पर होती है, संवाहिनी वर्षा कहां होती है, चक्रवाती वर्षा कैसी होती है, विश्व में जलवायु गर्म मरुस्थल कहां पर पाए जाते हैं, ठंडे मरुस्थल कहां पाए जाते हैं, इन सबको हम संक्षेप में हम वर्णन करना चाहेंगे। कम से कम अध्ययन में लगभग पूरे और सभी प्रकार के क्वेश्चन जिस तरह से बनते आ रहे हैं, इनमें हम सभी को शामिल करेंगे। क्वेश्चन के तरीके बताएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन किस परीक्षा में आते हैं। रही बात, जैसे अब यहाँ पर विश्व के जलवायु प्रदेश की हम चर्चा करें तो एक जो वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, हर्बर्टसन, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 12 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को विभाजन किया है। ये जो 12 प्रकार की जलवायु का विभाजन, जलवायु कहते किसे हैं? हम किसी भी क्षेत्र का तापमान के अनुसार वहां वर्षा, और वर्षा के अनुसार वहां की वनस्पतियां कैसी हैं, यही सारे अध्ययन को ही जलवायु कहते हैं। जैसे यह कहा जाए कि किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है, तापमान के अनुसार वहां संवाहिनी वर्षा होती है और वहां सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वहां की जलवायु विषुवत रेखीय जलवायु या उष्ण आर्द्र जलवायु कहेंगे। जैसे कहें कि विषुवत रेखा क्षेत्रों में, देखिए यहां पर एक ग्राफ बना है, हम इन्हीं 12 प्रकार की जलवायु का विभाजन अक्षांशों के अनुसार किए हैं। विषुवत रेखा जो 0 अक्षांश है, इस विषुवत रेखा के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण, 5 अक्षांश उत्तर और 5 अक्षांश दक्षिण के मध्य जो भी एरिया है वो विषुवत रेखा क्षेत्र का है। इस विषुवत रेखा क्षेत्र में तापमान पूरे वर्ष 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जब यहां तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने से जल का वाष्पन होगा, जल का वाष्पन होने से बादल बनेंगे और प्रतिदिन वर्षा होगी। ऐसी वर्षा को संवाहिनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। जब यहां प्रतिदिन वर्षा होगी, प्रतिदिन पानी का वाष्पन होगा, प्रतिदिन वर्षा होगी, उमस वाली गर्मी होगी, तापमान अधिक होगा, प्रतिदिन पानी बरसेगा, सदाबहार वनस्पतियां होंगी,
और जब उन क्षेत्रों में वनस्पतियां होंगी तो घने जंगल होंगे। उन घने जंगलों में लंबाई में वृक्ष होंगे, लंबे लंबे वृक्ष पाए जाएंगे। उन वृक्षों के प्रकार में जैसे सदाबहार वृक्ष में रबर, नारियल, ताड़, एबोनी, महोगनी, आबनू, सिनकोना जैसे वृक्ष होंगे। इस प्रकार के इस एरिया में जो भी जलवायु होगी उसे विषुवतरेखीय जलवायु कहते हैं। इसके बाद मानसूनी जलवायु 5 से 30 अक्षांश के मध्य किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। और यह मानसूनी जलवायु से आप परिचित हैं, जैसे अपने भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ मानसूनी वर्षा होती है, 3 से 4 महीने मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम सारे इन जलवायु प्रदेशों का हम चर्चा करेंगे। तो हर्बर्टसन ने 12 प्रकार की जलवायु का विभाजन किया है और इसमें हम ये विश्व की जो 12 प्रकार की जलवायु है, हम 12 प्रकार की जलवायु में विषुवतरेखीय जलवायु का अध्ययन करेंगे, मानसूनी जलवायु का अध्ययन करेंगे, सामान्य जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, स्टेपी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन अब जैसे मंचूरियन जलवायु का अध्ययन नहीं करेंगे, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय जलवायु का अध्ययन, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का अध्ययन, इनका अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन हम कुछ खास चीजें बताते चलेंगे। लेकिन टैगा और टुंड्रा जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। हम यही 12 प्रकार की जलवायु अक्षांशों के अनुसार हमने यहाँ पर विभाजन किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये ग्राफ में किस तरह से हमने यहाँ सेट किए हैं, तो विषुवतरेखीय जलवायु विषुवत रेखा क्षेत्र है और इस विषुवत रेखा क्षेत्र के 5 अक्षांश उत्तर और दक्षिण के बीच का जो एरिया विश्व में आ जाएगा वहां विषुवतरेखीय जलवायु है। इसके बाद फिर 5 से 30 अक्षांश उत्तर गोलार्ध में और 5 से 30 अक्षांश दक्षिण गोलार्ध में किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में इस एरिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर इसके बाद इतने ही अक्षांश 5 से 30 अक्षांश के मध्य किसी महाद्वीप के बीचों बीच सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। यहां वर्षा, इन सभी क्षेत्रों में मानसून के समय ही वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे कहा जाए मानसूनी जलवायु में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन सवाना जलवायु में 70 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, औसत वर्षा। मरुस्थलीय जलवायु में 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी और वनस्पतियों की प्रकार भी बदलता जाएगा। वनस्पतियां विरल होती जाएंगी, वनस्पतियों कटीले वृक्ष होते चले जाएंगे, वृक्षों की लंबाई घटती जाएगी। इस तरह से एक ही 5 से 30 अक्षांश के मध्य पश्चिम की ओर जलवायु 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, मानसूनी जलवायु, सामान्य जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। इसके बाद 30 से 45 अक्षांश के मध्य चीन का क्षेत्र आ जाता है, इसलिए इसे चीन तुल्य जलवायु कहते हैं, चाइनीज क्लाइमेट। चीन तुल्य जलवायु 30 से 45 दोनों गोलार्धों में, उत्तर गोलार्ध में भी दक्षिण गोलार्ध में भी किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसके फिर मध्य भाग में जो 6ठे नंबर की है स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और फिर सबसे पश्चिम में भूमध्य सागरीय, क्योंकि ये जो 30 से 45 का क्षेत्र है यहाँ भूमध्य सागर का एरिया आ जाता है, इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से इसे जाना गया। और यह दोनों गोलार्धों में किसी भी महाद्वीप के पश्चिम पार्ट में पाई जाती है। इस ग्राफ में हम केवल अक्षांश यहाँ दर्शाए हैं।
लेकिन अगर विश्व के मैप में हम यहां चर्चा करें कि कौन कौन से एरिया किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं, हम वहां पर भी आपको मैप में बताएंगे। यहां पहले आप इस ग्राफ को समझिए, कौन सी जलवायु कितने से कितने अक्षांश के मध्य और किस क्रम में स्थित है। इसके बाद फिर 8वें, 9वें, 10वीं ये तीनों जलवायु 45 से 60 अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। पूर्वी भाग में मंचूरियन जलवायु, क्योंकि चीन के ऊपर मंचूरियन प्रांत है, यह क्षेत्र मंचूरियन जलवायु के नाम से फेमस है। फिर इसके बाद ये मध्य क्षेत्र यूरोप और एशिया के मध्य क्षेत्र का क्षेत्र है, यह इसलिए मध्य महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जानते हैं। और ये यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, इसलिए पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के नाम से इसे जानते हैं। फिर 60 से 75 अक्षांशों के मध्य यहाँ टैगा जलवायु है और 75 से 90 अक्षांश के मध्य ये टुंड्रा जलवायु है। लेकिन 60 से 75 अक्षांश के मध्य जो टैगा जलवायु है वो दक्षिण गोलार्ध में टैगा जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि ये पूरा महासागरीय क्षेत्र 60 से 75 अक्षांश दक्षिण गोलार्ध में पूरा महासागरीय क्षेत्र आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई जलवायु टैगा जलवायु नहीं पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु 75 से 90 अक्षांश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दक्षिण गोलार्ध में 75 से 90 अक्षांश के मध्य यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप तो है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती। यानी कि टैगा और टुंड्रा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं, दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाई जाती हैं। यहां इतनी बात आप समझ चुके होंगे, ये नोट भी कर लिए होंगे। 12 प्रकार की जलवायु, और ये 12 प्रकार की जलवायु कितने से कितने अक्षांश में और किस भाग में स्थित है। इसके बाद हम अगर ये चर्चा करें कि विश्व में यही जलवायु कहां कहां पर स्थित है, उस स्थिति को हम लोकेशन हम यहां पर देखेंगे। वहां पर वर्षा किस प्रकार की होती है, वर्षा के अनुसार वहां वनस्पतियां किस प्रकार की होती हैं, हम यह क्रम सारे चलते चलेंगे और क्वेश्चन के तरीके बताते चलेंगे। तो इसके अगले क्रम में हम विश्व के मैप पर हम ध्यान देंगे। इससे के आगे आप देखते हैं कि विषुवत रेखीय जलवायु कहाँ कितने अक्षांश में है। विश्व के मैप में जो हमने पहले ग्राफ में नंबरिंग की थी अक्षांशों के अनुसार, वही चीज यहाँ पर भी हम दिखाए हैं मैप में कि किस प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाएगी। आप यहाँ विश्व के मैप में देखेंगे कि पहली जो जलवायु आप विषुवत रेखीय जलवायु है, विषुवत रेखीय जलवायु विषुवत रेखा क्षेत्र में नंबर 1 जलवायु यहाँ पर है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन है, जहाँ अमेजन नदी प्रवाहित होती है। अमेजन नदी का पूरा एरिया विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। फिर ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ कांगो नदी है, कांगो नदी का एरिया विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। और फिर इधर एशिया में इंडोनेशिया क्षेत्र, इंडोनेशिया विषुवत रेखा क्षेत्र में है, यहाँ पर भी विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मानसूनी जलवायु 5 से 30 अक्षांशों के मध्य किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जैसे अपने भारत में मानसूनी जलवायु है, भारत के अलावा श्रीलंका में भी मानसूनी जलवायु और विषुवत रेखीय जलवायु दोनों मिले जुले जलवायु के अंतर्गत हैं, लेकिन श्रीलंका भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, ये जितने भी देश हैं पूर्वी देश, ये सभी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से ये अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी क्षेत्र है, जो सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है,
या मिस्र है, ये सब मानसूनी जलवायु के अंतर्गत देश आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका का ये जो फ्लोरिडा क्षेत्र है, ये भी नंबर 2 विषुवत-रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गए उत्तरी गोलार्ध में कहाँ कहाँ नंबर 2 लिखा है, वहीं पर विषुवत-रेखीय जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी अगर हम देखें तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया 5 से 30 अक्षांश का ये पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर में भी नंबर 2 मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इधर अगर आप देखेंगे कि अफ्रीका में भी दक्षिण गोलार्ध में 5 से 30 अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में, जैसे मोजाम्बिक देश है या ये मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इधर अगर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका के देशों में, दक्षिण अमेरिका के देश में देखिए ये ब्राजील क्षेत्र है, ब्राजील का पूर्वी तटीय क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। और देखिए ये भी विषुवत रेखा के इधर आपका थोड़ा सा क्षेत्र जो कि गुयाना है, फ्रेंच गुयाना, उस गुयाना का पूर्वी तट भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर नंबर 3, यहाँ सवाना जलवायु के अंतर्गत ये एरिया नंबर 3 इस अक्षांश पर स्थित है, यहाँ पर आता है। इस तरह से अगर आप ये देखें कि पहले विषुवत रेखीय जलवायु और मानसूनी जलवायु आप स्थान यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में जो आपकी सेटिंग है, ये 5 से 30 अक्षांशों के मध्य या 5 से 30 अक्षांश के मध्य किसी भी महाद्वीप के मध्य में, ना तो पूरब ना पश्चिम, इसके मध्य में बीचों बीच समाना जलवायु है। वहां पर आप ग्राफ देखे हैं, ग्राफ में नंबरिंग देखिए, सेट कहां पर है वो देखिए, कई 12 प्रकार की जलवायु के नाम भी उल्लेख कर चुके हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 ये मानसूनी के पीछे पश्चिम में यहाँ पर सवाना जलवायु पाई जाती है। उसी के और पश्चिम में देखिए यहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जलवायु है। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका का ये जो क्षेत्र मैक्सिको वाला क्षेत्र है, यहाँ सवाना जलवायु पाई जाती है। ब्राजील का ये मध्य वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी सवाना जलवायु पाई जाती है। और इसके पश्चिम में यानी कि 10 से 30 अक्षांशों के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिम मरुस्थल पाए जाते हैं, और ये मरुस्थलीय जलवायु नंबर 4 है। अभी हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि यहां तक जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर भारत के ऊपर चाइना है, चाइना के अनुसार ही यहाँ चीन तुल्य जलवायु इसका नाम दे दिया गया है। लेकिन 35 से 45 अक्षांश के मध्य किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखिए 5 नंबर, ये भी 30 से 45 का ये स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ भी नंबर 5 जलवायु है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 5वें नंबर की जलवायु चीन तुल्य जलवायु है। फिर यहाँ पर जहां जहां पर ये स्थल हैं वहां पर 5वें नंबर की जलवायु है। हम अक्षांशों के अनुसार उसी तरीके से स्थान हम सेट किए हैं और उसी के अनुसार यहाँ जलवायु पाई जाती है। टैगा जलवायु 60 से 75 अक्षांश का ये पूरा एरिया एशिया और यूरोप का आ जाता है, ये पूरा एरिया टैगा जलवायु का है। और ये शेष उत्तर का जितना क्षेत्र है ये 12वां टुंड्रा जलवायु है। उसी तरीके से टुंड्रा जलवायु के अंतर्गत ये आपका ग्रीनलैंड भी आता है। इधर कनाडा में भी टुंड्रा और टैगा जलवायु पाई जाती है, लेकिन दक्षिण में टैगा और टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती। यहां पर छठे और 7वें की चर्चा करें। छठे नंबर की जलवायु 7वें नंबर की जलवायु है। छठे नंबर में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जहां ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं। और देखिए ये 7वें नंबर की जलवायु भूमध्य सागर के चारों तरफ, ये जलवायु के नाम पर इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु पड़ा। और यही 7 नंबर की जलवायु इतने ही अक्षांश पर देखिए यहाँ पर भी 30 से 45 अक्षांश किसी महाद्वीप के पश्चिम दोनों गोलार्धों में 7 नंबर यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर भी पाई जाती है। इस तरह से मंचूरियन प्रांत में 8वें नंबर की जलवायु मंचूरियन जलवायु है। फिर ये दोनों महाद्वीप के मध्य में मध्य महाद्वीपीय जलवायु है। और फिर ये यूरोप का पश्चिमी भाग है, इसलिए इसे पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, और उसी के नाम पर यहाँ पर भी 8, 9, 10
ये जलवायु यहाँ पर भी पाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के इस पार्ट में भी 8, 9, 10 यहाँ पर भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हम पहले, जैसे सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सवाना जलवायु के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता, या मानसूनी जलवायु के अंतर्गत कौन सा देश या कौन सा शहर नहीं आता, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप ये विचार करें कि विश्व में मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है या कहाँ नहीं पाई जाती। अगर हम मैप में जानकारी नहीं जुटा पाएंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहें कि मानसूनी जलवायु के अंतर्गत अपना भारत भी है। भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, ये सारे देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से अगर कहा जाए सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है, ये सारे देश, इधर मिस्र है, ये सारे देश भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इधर मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इधर आप देखें ब्राजील का पूर्वी तट भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। इधर आपका उत्तरी अमेरिका का ये आपका फ्लोरिडा क्षेत्र, ये भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई क्षेत्र या देश दें कि कहाँ मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है, आप अगर मैप का नॉलेज है तो यहाँ आप उसका ऑप्शन या आंसर देख लेंगे। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु किन किन देशों में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु की अगर हम चर्चा करें तो भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के चारों ओर जितने भी देश हैं, चारों ओर देश में जैसे यहाँ पर कहा जाए कि पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, इधर इजराइल है, यहाँ से आपके देखें मोरक्को है, ट्यूनीसिया है, या भूमध्य सागर के जितने भी चारों ओर के देश हैं, यह सब जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत तो आते ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी इतने ही अक्षांश दोनों गोलार्धों की अगर हम चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी भूमध्य सागरीय जलवायु, देखिए ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम ये जो पार्ट है, ये 7 नंबर, यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगर हम अफ्रीका का ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, क्योंकि ये भी 30 से 45 का पश्चिमी क्षेत्र, ये 7 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग भी पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम दक्षिणी अमेरिका की चर्चा करें तो दक्षिणी अमेरिका में भी भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि मध्य चिली क्षेत्र है, मध्य चिली क्षेत्र में भी 7 नंबर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ये उत्तरी कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो विश्व में भूमध्य सागरीय जलवायु किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, और उसी के अनुसार अगर 4 ऑप्शन में निम्न में से कहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो उस पर भी आप विचार करेंगे अगर मैप में जान। देखिए, जिस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक आपका मैपिंग का ज्ञान नहीं होगा, आप विश्व की जलवायु के बारे में ये आपका मैप नहीं जानेंगे कि कहां पर किस प्रकार की जलवायु है, आप क्वेश्चन करने में कठिनाई होगी। इसलिए हम यहाँ पर आपको मैप में और ये नंबरिंग डाल दिए हैं कि उस नंबर में जो हम 12 प्रकार की जलवायु की चर्चा कर रहे हैं, वह जलवायु किस नंबर पर कहाँ किस देश के अंतर्गत आता है, आप मैप पर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे हम कहें कि विषुवत रेखीय जलवायु किन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, तो आपको पहले तो ये देखना है कि विषुवत रेखीय जलवायु पाई कहाँ जाती है। विषुवत रेखीय जलवायु देखिए, ये आपका अमेजन बेसिन है, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, जहां अमेजन नदी प्रवाहित होती है वहां पर पाई जाती है। फिर इधर आप देखेंगे, देखिए विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है, उन क्षेत्रों में 5 अक्षांश उत्तर दक्षिण का जो भी एरिया, ये कांगो बेसिन है। इधर आप एशिया में देखेंगे तो ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब इसके अलावा अगर हम कहें
कि निम्नलिखित में से कहां नहीं पाई जाती है। तो इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आए तो उस पर आप विचार कर सकते हैं कि यहां पर विषुवत रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अब हम यहां एक एक जलवायु के बारे में अगर हम चर्चा करें, विषुवत रेखीय जलवायु विषुवत रेखा क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां तापमान हमेशा 12 महीने 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और अब अधिक होने का कारण है क्योंकि सूर्य की किरणें यहां वर्ष भर लगभग लंबवत चमकती हैं, टेम्परेचर अधिक होता है। तापमान अधिक होने से अगर आप ये देखें कि देखिए विषुवत रेखा क्षेत्रों में ये दक्षिण अमेरिका का ये एरिया आ जाता है, इसके बाद ये अटलांटिक महासागर है, इसके बाद फिर देखिए अफ्रीका का इतना एरिया आता है, इसके बाद ये हिंद महासागर है, इधर फिर इंडोनेशिया का इतना क्षेत्र आता है। ये कह लीजिए कि यहाँ पर स्थल और स्थल के साथ साथ महासागर भी पाए जाते हैं इस एरिया में। और जब तापमान अधिक होगा तो तापमान अधिक होने से पानी का वाष्पन भी होगा, और जब पानी का वाष्पन होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो प्रतिदिन वर्षा होगी। ऐसी वर्षा को कि जब प्रतिदिन पानी का वाष्पन हो, प्रतिदिन बादल बने, प्रतिदिन वर्षा हो, वर्ष भर वर्षा हो, पूरे साल वर्षा होती रहे, उमस वाली गर्मी हो, तो यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में लंबे लंबे वृक्ष होंगे, घने जंगल होंगे, सदाबहार वनस्पतियां एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और ये वनस्पतियां कैसी होंगी? देखिए जैसे रबर, नारियल, ताड़, एबोनी, महोगनी, ये वृक्षों के नाम है। महोगनी, आबनूस, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ये ऐसे वृक्ष जो कि लंबाई में होते हैं, ऐसे लंबे वृक्ष सदाबहार वृक्ष होते हैं। यहाँ उमस वाली गर्मी होने के कारण यहाँ तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग रहते हैं। कांट ने भी ये कहा था कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा, यानी कि गर्म क्षेत्रों के लोग सुस्त एवं कायर होते हैं, सुस्त होते हैं, कायर होते हैं। जब तापमान अधिक होता है, गर्मी होती है, उमस वाली गर्मी होती है, तो काम करने की क्षमता नहीं होती है, सुस्त होते हैं, कायर होते हैं। इसका मतलब यह कांट का यह तात्पर्य था कि जो गर्म क्षेत्रों के निवासी सुस्त एवं कायर होते हैं, लेकिन जो ठंडे क्षेत्रों के लोग हैं वह बहादुर होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, पूरे विश्व को जीतने की क्षमता रखते हैं। उनके विचार थे। और वास्तव में यह देखा जाए कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है तो वहां कार्यशीलता कम होती है, बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जैसे कहा जाए कि जैसे अपने भारत में भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वर्षा ऋतु होती है, पानी बरसता है, गर्मी तापमान भी अधिक होती है, उमस वाली गर्मी होती है, तमाम प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, बीमारियों से मच्छरों का प्रकोप होता है, बैक्टीरिया, वायरस जैसी बीमारियां होती हैं। बीमारियों से ग्रसित प्रदेश कहा जाता है। आलस्य प्रदेश, आलसी प्रदेश होता है। यहाँ इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है, जनसंख्या कम होती है, लेकिन अगर जनसंख्या पाई जाती है तो वह जनजातियों के रूप में, जैसे अगर कहा जाए कि अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति पाई जाती है, बोरो जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, और इंडोनेशिया में सेमांग जनजाति पाई जाती है। और यह जनजातियां अपना घर वृक्षों के ऊपर बनाती हैं। वृक्षों के ऊपर का मतलब है कि लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और उन लंबे लंबे वृक्षों के ऊपर अपना घर बनाते हैं और लंबी सीढ़ी लगा करके उस घर में जाके रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा से दलदली क्षेत्र होते हैं। इस दलदली क्षेत्रों में तमाम प्रकार के मच्छर या जीव जंतु, सर्प,
जीव जंतुओं से, दलदली क्षेत्रों से बचने के लिए ऊपर ऊंचाई पर जाकर के बसते हैं। और इसके अलावा भी आप ये जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में वनस्पतियां अधिक होती हैं, सघन वन होते हैं, तो कहते हैं कि रात में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगर घना जंगल है और रात में वनस्पतियां या वृक्षों के नीचे या घने जंगल के नीचे सोते हैं या बस अपना घर बनाते हैं, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है, उमस वाली गर्मी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, घुटन महसूस होती है। इसलिए ऊंचाई पर जाकर के अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ की जो जनजातियां हैं, बोरो, पिग्मी, सेमांग, यह जनजातियां अपना घर वृक्षों के ऊपर बनाती हैं। जैसे ये भी आप जानते होंगे कि यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और जो अमेजन बेसिन के वन हैं, घने जंगल हैं, अमेजन बेसिन के वनों को सेल्वा वन कहते हैं, सेल्वास वन कहते हैं। अब ये पूछा जाए कि सेल्वास वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल्वास वन अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अब सेल्वास वन में कोई अलग प्रकार के वृक्ष नहीं होते, यही रबर, नारियल, ताड़, एबोनी, महोगनी, आबनू, सिनकोना जैसे सदाबहार वनस्पतियों के ही जंगल समूह को यहाँ सेल्वास नाम दिया गया है। सेल्वास वन कहा जाता है और इसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। सेल्वास वनों को विश्व का फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि इन घने जंगलों से लगभग 20% ऑक्सीजन की पूर्ति इन्हीं वनों से होती है। यानी कि विश्व को टोटल जितनी भी ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन की पूर्ति सेल्वास वनों से होती है, इसलिए इसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं। आलस्य प्रदेश किसे कहते हैं? विषुवतरेखी जलवायु को आलस्य प्रदेश कहते हैं। सेल्वास वन विषुवतरेखी जलवायु अमेजन बेसिन में पाई जाती है। विश्व का फेफड़ा सेल्वास वनों को कहते हैं, जो अमेजन बेसिन के वनों को विश्व का फेफड़ा या सेल्वास वन कहते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सघन वनस्पतियां होती हैं, प्रतिदिन वर्षा होती है। लेकिन अब नंबर 2 की जो जलवायु है, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु में वर्ष भर वर्षा नहीं होती, यहां पर ऋतुएं भी चेंज होती हैं। कभी ग्रीष्म ऋतु होता है, कभी वर्षा ऋतु, कभी बसंत ऋतु, कभी शीत ऋतु। ये सारे यहां पर ऋतु परिवर्तन के कारण हैं, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होगा, शीत ऋतु आएगा। लेकिन जब विषुवत रेखा क्षेत्र से जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। और जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो ग्रीष्म ऋतु होने पर ही तापमान अधिक होने से पानी का वाष्पन होता है, या पानी का वाष्पन तो बात अपनी जगह है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होने से जो भी हवाएं हैं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि भारत में मई जून के महीने में तापमान अगर अधिक होता है तो जितनी भी गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो ये हवा विहीन क्षेत्र हो जाता है। और जब इस हवा विहीन क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से हवाएं भारत की ओर, या ये कह लीजिए कि इन क्षेत्रों में आने लगती हैं, जो कि कहते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने हैं, यही व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को क्रॉस करके और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, हवाएं अपने से दाहिनी ओर मुड़ती हैं। ये फेरल के नियम के अनुसार जब दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को क्रॉस करके आती हैं, हर जगह ऐसे ही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवने हैं, ये व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को क्रॉस करने लगती हैं और जैसे ही क्रॉस करेंगी अपने से दाहिनी ओर मुड़ती हैं और मुड़ करके ये वर्षा 3 से 4 महीने भारत में होती है, या जितने भी विश्व के क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब
तापमान अधिक होता है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और वही दक्षिण पश्चिम हवाएं भारत की ओर आती हैं, जिसे मानसून कहते हैं। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है, मौसिम, जिसका तात्पर्य हवा की दिशा का परिवर्तन है। हवा की दिशा का परिवर्तन। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, भारत में वर्षा करता है, 3 से 4 महीने वर्षा होती है। इसके बाद जब सितंबर तक तापमान फिर भारत में, उत्तर भारत में कम होने से वायु दाब अधिक होता है, फिर से ये हवाएं विषुवत रेखा की ओर वापस होती हैं। यानी कि दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं वर्षा करती हैं, फिर उत्तर पूर्व से हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर वापस लौटती हैं। जब हवा की दिशा का परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को मौसम कहा जाता है, और इसी मौसम से मानसूनी जलवायु नाम पड़ा है। इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने वर्षा होती है। पर्णपाती वनस्पतियां पतझड़ बन पाए जाते हैं, जैसे पर्णपाती वनस्पतियों में शीशम, सागौन, आम, अमरूद, कटहल, पीपल आदि अपने यहाँ के जैसे वृक्ष ये पर्णपाती बन पाए जाते हैं। मानसूनी जलवायु में औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, अब 100 से 200 सेंटीमीटर तक का लगभग वर्षा होती है, या ये कह लीजिए कि 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत वर्षा। लेकिन अब 100 से भी कम अपने भारत में होती, तो मानसूनी जलवायु के ही अंतर्गत है। जैसे अपने भारत की बात करें तो इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दें, 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे वर्षा सेंटीमीटर कम होती जाएगी, वनस्पतियां कटीली होती जाएंगी, वनस्पतियां विरल होती जाएंगी। अपने भारत के भी पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल, थार मरुस्थल है। वर्षा के आधार पर ये कॉलम बने हैं 2, 3, 4, यानी कि मानसूनी से कम वर्षा सवाना, सवाना से भी कम वर्षा मरुस्थली जलवायु। जैसे जैसे मानसून पश्चिम की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे वर्षा करने की क्षमता कम होती जाती है, और वर्षा के अनुसार वनस्पतियां कटीली होती जाती हैं। इसी अनुसार यहाँ जलवायु भी परिवर्तन होता है। तो मानसूनी जलवायु में पर्णपाती बन पाए जाते हैं, और उसी तरीके से हम उसी के पश्चिम में देखें तो सवाना जलवायु में औसत वर्षा 70 से 75 सेंटीमीटर होती है, यानी कि वर्षा कम होती है। हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, वनस्पतियां विरल होती हैं, दूर दूर बिखरे बिखरे वृक्ष होते हैं, घने जंगल नहीं होते हैं। इन गर्म घास के मैदानों को जैसे देखें कि ये लेबनान का, ये जो तीसरा नंबर, ये लेबनान का वेनेजुएला में, और ये ब्राजील का क्षेत्र है। तो यहाँ कंपास घास का मैदान ब्राजील में, ये नंबर 3 सवाना जलवायु के अंतर्गत है। वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है। तो जो आपके गर्म घास के मैदान हैं वो सवाना प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं, और जो ठंडे घास के मैदान हैं वो नंबर 6, जैसे स्टेपी घास के मैदान एशिया में पाए जाते हैं। यहाँ प्रेरी घास के मैदान अमेरिका और यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं, दोनों के एरिया में। 6ठे नंबर में देखिए, ये पंपास घास के मैदान यहां पर बेल्ट घास के मैदान, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स
घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। तो जो 6 नंबर जहां जहां जलवायु लिखी है वहां पर ठंडे घास के मैदान टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो यहां हम सवाना जलवायु की बात कर रहे हैं। सवाना जलवायु में औसत वर्षा 70 से 75 सेंटीमीटर होती है। दूर दूर बिखरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं। गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं। इन गर्म घास के मैदानों में जो भी शाकाहारी जानवर आते हैं, घास चरते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। लेकिन उन प्राथमिक उपभोक्ता को भी द्वितीयक उपभोक्ता शिकार करते हैं। द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि एक दूसरे का यहां पर शिकार करते हुए जंगली जानवर देखे जाते हैं। इसलिए इसे शिकारों की भूमि भी कहते हैं, या विश्व का चिड़ियाघर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां अनेक प्रकार के जंगली जीवों का समूह देखा जाता है। तो इसे विश्व, यानी कि सवाना जलवायु के अंतर्गत जो गर्म घास के मैदान है, इसे विश्व का चिड़ियाघर या शिकारों की भूमि, हंटरलैंड कहते हैं। विश्व के जो आपके मरुस्थल हैं, सवाना के पश्चिम में आप 4 नंबर देख रहे होंगे। इन क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं। अगर हम मरुस्थलों की चर्चा करें तो मरुस्थल में देखिए, जैसे अपने ये भारत में ये 4 नंबर है। यहाँ पर थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल के बाद ये अपने ईरान में, ईरान क्षेत्र है। ईरान में भी दस्त-ए-लुत, दस्त-ए-काबिर मरुस्थल है। इधर ही आपका ये अरब प्रायद्वीप, रब अल खाली मरुस्थल है। इसके बाद ये सहारा मरुस्थल है। यहां पर आप देखेंगे तो मोजेब मरुस्थल है, मोजेब। यहां पर देखेंगे 4 नंबर उत्तरी चिली का जो क्षेत्र आता है, यहां अटाकामा मरुस्थल है। यहां पर अगर आप देखेंगे कालाहारी मरुस्थल है, बोत्सवाना में। जहां जहां 4 नंबर है वहां के मरुस्थल बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। तो ये आप देखेंगे कि ये 4 नंबर जहां जहां पर हमने फिट किया है, ये आपके मैप में है, वहां पर गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल पाए जाने का कारण है कि यहाँ 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा कम होने से कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, और इन कटीले वृक्ष, कटीली झाड़ियां, शुष्क क्षेत्र, इसलिए इसे मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल, जो जल के बिना स्थल मृत हो गई हो, वनस्पतियां ना होती हो, उत्पादन ना होता हो, ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। हालांकि मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं: गर्म मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल ये 4 नंबर जो कि तापमान वाले क्षेत्र हैं, वो गर्म मरुस्थल हैं। शीतोष्ण मरुस्थल जहां पर तापमान कम हो लेकिन वर्षा ना होती हो, वर्षा बहुत कम हो, जैसे अपने भारत में लद्दाख में सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है, लेह या लद्दाख, वो एक प्रकार से शीतोष्ण मरुस्थल है। थार एक गर्म मरुस्थल है, लेकिन जहां हमेशा बर्फ से ढका क्षेत्र हो, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, ये एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट मरुस्थल। इसीलिए 3 प्रकार के बताए जाते हैं। यहां पर हम 4 नंबर ये गर्म मरुस्थल की चर्चा करते हैं। हम अगले क्रम में फिर से एक बार हम विश्व के मरुस्थलों की चर्चा करेंगे, और ठंडे घास के मैदान की भी हम चर्चा करेंगे। ये मैप आप देख लें, इस मैप के अनुसार हम अगले क्रम में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।
बंद कर, बंद।